Hello, dear students. My name is अकबाल from हाइजिया ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सपेक्टोरेंट। इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के यूनिट 4 का टॉपिक है एक्सपेक्टोरेंट, जिसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। एक्सपेक्टोरेंट्स क्या होते हैं, इनका क्या मैकेनिज्म है, कैसे वर्क करते हैं, इन सब को डिस्कस करने से पहले हम सबसे पहले लिस्ट ऑफ टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं जो हम इसमें स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम लोग कफ पढ़ेंगे कि कफ क्या होते हैं, कफ का क्या मैकेनिज्म है, कफ क्यों होता है। उसके बाद पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सपेक्टोरेंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेक्टोरेंट एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन एक्सपेक्टोरेंट्स एंड म्यूकोलाइटिक। लास्ट में पढ़ेंगे जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, अस्से स्टोरेज एंड यूजेज ऑफ पोटेशियम आयोडाइड एंड अमोनियम क्लोराइड, जो कि एक्सपेक्टोरेंट के अंदर आते हैं। ये कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड है जिनके बारे में हमें डिटेल में स्टडी करना है। अब हम शुरू करते हैं कि कफ क्या होता है। एक्सपेक्टोरेंट को पढ़ने से पहले कफ पढ़ना जरूरी है, क्यों जरूरी है ये हम बताते हैं आपको। जैसे हम देखते हैं कि कफ जनरली हमें कभी कभार कफ तो एक तरीके का रिफ्लेक्स मैकेनिज्म है जो कि बॉडी से प्रोड्यूस होता है। जैसे कफ कफ अ प्रोडक्टिव रिफ्लेक्स हेल्प टू एक्सपेल इरिटेंट मैटर फ्रॉम द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। सडनली अगर कोई इरिटेंट मटेरियल रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में चला गया या हमारे ट्रेकिया में चला गया तो क्या होता है, एक रिफ्लेक्स है जो कि उसको बाहर निकालने के लिए बॉडी करता है, रिफ्लेक्स करता है उसके लिए कि ये जो मैटर आ गया है इरिटेंट, ये बॉडी से बाहर हो जाए। इसको हम क्या बोलते हैं, कफ। अब ये हो सकता है मतलब कुछ सडन टाइम के लिए, वो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए कुछ हुआ हो, उसी टाइम के लिए 1 मिनट रहा हो। अगर ये ड्यूरेशन बढ़ता है मोर देन 3 वीक या उससे ज़्यादा, तो ये फिर हम इसको ट्रीट करेंगे विद द डिफरेंट मेडिकेशन। अब ये हो सकता है या तो इट मे बी प्रोडक्टिव और नॉन प्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव का मतलब जिस कप के साथ म्यूकस बाहर आए। म्यूकस जैसे आप लोगों ने कॉमनली सुना होगा बलगम जिसके साथ आता है, बलगम या स्पुटम हम बोलते हैं, म्यूकस स्पुटम, उसी को हम बलगम बोलते हैं। जिस खांसी के साथ बलगम आए उसको हम बोलेंगे प्रोडक्टिव। दूसरा क्या, नॉन प्रोडक्टिव, जिसको हम बोलते हैं जनरली सूखी खांसी, ड्राई कफ। ठीक, ये बात हो गई कफ की। अब कफ के बाद कफ का मैकेनिज्म क्या है, कफ क्यों होता है। स्टिमुलेशन ऑफ मकेनो और कीमो रिसेप्टर। कौन से रिसेप्टर, जो मकेनो या कीमो रिसेप्टर स्टिमुलेट होते हैं। कैसे ये इनका लोकेशन कहाँ है, थ्रोट में होते हैं, रेस्पिरेटरी पैसेज और स्ट्रेच रिसेप्टर्स इन लंग, ये इनके लोकेशंस। अब कैसे ये स्टिमुलेट होते हैं तो क्या होता है, एफरेंट इम्पल्स टू कफ सेंटर। क्या होता है, एफरेंट इम्पल्स कफ सेंटर, यानी सीएनएस तक जाते हैं वाया अफरेंट इम्पल्स के थ्रू। उसके बाद क्या होता है, इफरेंट इम्पल्स रिएक्शन देता है, उसके एक्शन के अगेंस्ट रिएक्शन देता है। पैरासिम्पेथेटिक एंड मोटर नर्व टू डायफ्राम इंटरकोस्टल मसल्स एंड लंग। उसके बाद फिर क्या होता है लास्ट में, इंक्रीज कंस्ट्रक्शन। क्या होता है, कंस्ट्रक्शन बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है एब्डोमिनल एंड इंटरकोस्टल रिब्स मसल्स क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होने से नॉइजी एक्सप्रेशंस, जिसको हम बोलते हैं कफ। अब हम इसको एक आसान भाषा में समझते हैं कि कैसे हम, जैसे हमारा वर्क ये कैसे वर्क करता है। जैसे हम कभी हम हाथ रख देते हैं, टच करते हैं, कोई चीज़ जल रहा है उस पर हाथ रख दें तो क्या होता है, जो एफरेंट इम्पल्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये सारे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके सीएनएस तक पहुंचा देते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को पहुंचा देते हैं विद द डिफरेंट टिश्यू एंड आर्गन से इम्पल्स को कलेक्ट करके कहाँ तक, सीएनएस तक पहुंचा देते हैं। ये हो गया एक्शन। जो हमने जैसे जल रहा था, हमने हाथ रखा तो वो कौन से नर्व, अफरेंट, अफरेंट वाले क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे और सीएनएस को पहुंचा देंगे। फिर सीएनएक्स क्या करेगा, जो रेगुलेटरी एक्शन प्रोड्यूस करता है। रेगुलेटरी एक्शन वो देगा, रेगुलेटरी मैकेनिज्म कि आपको हाथ हटाना है, वो रेगुलेटरी इम्पल्स कौन लेके आता है, इफरेंट इम्पल्स वो रेगुलेटरी इम्पल्स लेके आते हैं कि अब हाथ हटा लेना है। तो वो एक्शन एफरेंट क्या करेगा, सारे इम्पल्स को कलेक्ट करेगा। जैसे कोई स्टिमुलाई आया, इसी कप की बात कर लें, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कोई
एक्सटर्नल स्टिमुलाई आया जो कीमो या मैकेनो रिसेप्टर को एक्टिवेट करता है। फिर क्या करेगा, एफरेंट एक्टिवेट होगा, तुरंत सीएनएस तक उसको मैसेज पहुंचाएगा कि बाहरी स्टिमुलस आया जो रिसेप्टर को क्या कर रहा है, स्टिमुलेट कर रहा है। एफरेंट ने कलेक्ट किया, सीएनएस तक गया, सीएनएस से एक्शन प्रोड्यूस होके आया किसके थ्रू, वाया एफरेंट से, कि आपको ये एक्शन लेना है। एक्शन क्या लेना है, कि आपको एक्सपेल करना है, उसको एक्सपेल बाहर निकालना है। तो उसी को हमने बोला कफ। ये हो गया मैकेनिज्म ऑफ कफ। आपने कफ समझ लिया। अब कफ के बाद अब पढ़ेंगे हम एक्सपेक्टोरेंट्स। एक्सपेक्टोरेंट्स में सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं कि एक्सपेक्टोरेंट एक्चुअली होते क्या हैं। तो एक्सपेक्टोरेंट आर द ड्रग दैट हेल्प इन रिमूविंग स्पुटम फ्रॉम द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट आइदर बाय इंक्रीजिंग द फ्लूइडिटी और रिड्यूसिंग द विस्कोसिटी ऑफ स्पुटम और इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड्स दैट हैव टू बी एक्सपेल्ड फ्रॉम द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बाय कफिंग। इनका सीधा सा काम क्या है, जैसे हमने बताया आपको कि एक्सपेक्टोरेंट वो ड्रग होते हैं या मेडिसिन होते हैं जो क्या करते हैं, स्पुटम या बलगम, स्पुटम उसी को हिंदी में बोलते हैं, बलगम को रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से बाहर निकालते हैं। कैसे बाहर निकालते हैं, या तो ये इंक्रीज कर देंगे फ्लूइडिटी को, उसके बलगम के फ्लूइडिटी को, जैसे बहुत ज़्यादा थिक है तो उसकी तो बहने में उसको प्रॉब्लम हो रही निकलने में, तो क्या करेंगे, उसकी फ्लूइडिटी को इंक्रीज करेंगे। या फिर रेड्यूस द विस्कोसिटी, अगर उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है तो क्या करेंगे, उसकी विस्कोसिटी को कम कर देंगे, जिससे क्या होगा, हमारा स्पुटम ईजिली बाहर आ जाएगा। ये किसका काम है, एक्सपेक्टोरेंट का। हमने एक्सपेक्टोरेंट देख लिया। अब क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेक्टोरेंट की बात करते हैं कि एक्सपेक्टोरेंट कितने टाइप के होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दियर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इनके काम करने के तरीके से एक्सपेक्टोरेंट को दो उसमें डिवाइड किया गया, दो पार्ट में। पहला सेडेटिव एक्सपेक्टोरेंट एंड दूसरा स्टिमुलेंट एक्सपेक्टोरेंट। अब इसके बाद हम सेडेटिव एक्सपेक्टोरेंट के बारे में बात करेंगे कि सेडेटिव एक्सपेक्टोरेंट क्या होते हैं। तो देखते हैं सेडेटिव एक्सपेक्टोरेंट। दीज आर स्टमक इरिटेंट एक्सपेक्टोरेंट व्हिच आर एबल टू प्रोड्यूस देयर इफेक्ट थ्रू स्टिमुलेशन ऑफ गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स। इसके एग्जाम्पल में क्या है, बिटर ड्रग्स जैसे इपिकैक, सिनीगिया, इंडियन स्किल, ये ड्रग्स हैं जो क्या करते हैं, स्टमक इरिटेंट हैं। क्या करते हैं, स्टमक इरिटेंट। तो इससे क्या प्रोड्यूस होता है, स्टिमुलेशन ऑफ गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स, जिससे क्या होगा हमारा स्पुटम इजीली पास आउट होगा। अब दूसरे कैटेगरी की बात करें, इसी में इनऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से यूज कर सकते हैं। तो एंटीमनी पोटेशियम टार्ट्रेट, अमोनियम क्लोराइड, सोडियम सिट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड एंड एक्सेट्रा, और भी बहुत ड्रग्स हैं जो एज ए इनऑर्गेनिक कंपाउंड हैं और हम सेडेटिव एक्सपेक्टोरेंट में यूज करते हैं। ये बात हुई सेडेटिव एक्सपेक्टोरेंट की। अब बात करेंगे स्टिमुलेंट एक्सपेक्टोरेंट के। स्टिमुलेंट एक्सपेक्टोरेंट बॉडी में कैसे वर्क करते हैं। दीज आर दी एक्सपेक्टोरेंट व्हिच ब्रिंग अबाउट अ स्टिमुलेशन ऑफ सिक्रीटरी सेल of the respiratory tract directly or indirectly. Since these drugs stimulate secretion more fluid in respiratory tract and sputum is diluted. इसके एग्जाम्पल क्या हैं, यूकेलिप्टस, लेमन, एनीस एंड एक्टिव कंस्टिट्यूएंट ऑफ ऑयल्स। एक्टिव कंस्टिट्यूएंट हैं ऑयल्स के, कौन से ऑयल, तारपीन हाइड्रेट एंड एंथियोल का। ये ऑयल्स हैं जिनके एक्टिव कंस्टिट्यूएंट ये वर्क करते हैं। ये ऐसे समझते हैं इसको कि ये क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं किसको, सिक्रीटरी सेल्स को, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के सिक्रीटरी सेल्स को स्टिमुलेट करते हैं वाया डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, जिससे क्या होता है, सिक्रीशन बढ़ जाता है। फ्लूइड का सिक्रीशन बढ़ गया तो क्या होगा, स्पुटम डाइल्यूट हो जाता है। स्पुटम डाइल्यूट हो गया मीन्स बलगम डाइल्यूट हो गया। इससे क्या हो गया, पैसेज जो है स्पुटम का ईज हो गया। अभी हमने पढ़ लिया सेडेटिव एक्सपेक्टोरेंट एंड स्टिमुलेंट एक्सपेक्टोरेंट। अब इसके बाद हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अभी हमने पहले ही बताया, जैसे आपने देखा दो अलग अलग थे, एक क्या कर रहा था, सेडेटिव एक्सपेक्टोरेंट जो कि लोकल इरिटेशन काज कर रहा था, स्टमक रिफ्लेक्स। दूसरा क्या कर रहा था, सिक्रीटरी सेल को रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में स्टिमुलेट कर रहा था बाई डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, जिससे क्या हो जा रहा था, फ्लूइडिटी बढ़ने से स्पुटम डाइल्यूट होते थे। स्पुटम डाइल्यूट होने से
जाहिर सी बात है कि उनका पैसेज ईज हो जाएगा, आसानी से वो पास आउट हो जाएंगे। अब वही है, सेम मैकेनिज्म है, बट एक कंक्लूडिव वे में है। जैसे देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में क्या है, एक्सपेक्टोरेंट क्या काम है, सिक्रीशन इन्हांसर। एक तरीके से हम इन्हें क्या बोलते हैं, सिक्रीशन इन्हांसर। क्या करेंगे, सिक्रीशन को इन्हांस करेंगे। जैसे एग्जांपल में पोटेशियम सिट्रेट, पोटेशियम आयोडाइड, गॉफेनिसिन, अमोनियम क्लोराइड एंड वसाका, ये सारे ड्रग्स हैं जो क्या सिक्रीशन को इन्हांस कर देते हैं। दूसरा क्या है, म्यूकोलाइटिक, थिन द म्यूकस मेकिंग इट लेस थिक एंड स्टिकी। क्या करते हैं, म्यूकस को, जो स्पूटम होता है उसको पतला कर देते हैं, जिससे उसका स्टिकीनेस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जैसे कोई चीज़ है, मान लिया एक हम च्युइंगम की बात कर लेते हैं, वैसे यहाँ च्युइंगम की बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन समझाने के लिए एक च्युइंगम की बात करते हैं। जैसे च्युइंगम जब शुरू में आप लोग ओपन करेंगे उसको पैकेट को, तो क्या होता है, वो एक शेप में होता है, फिर उसको धीरे धीरे च्युई करेंगे, धीरे धीरे वो क्या होता है, थिन होता जाता है। एक तरीके से ऐसे ही होता है ना, फिर क्या एक जगह चिपका देते हैं तो वो चिपक जाता है, तो उसको हम एक तरीके से स्पुटम, तो ये म्यूकोलाइटिक क्या होते हैं, उसी को हम स्पुटम एज ए स्पुटम एक तरीके से कंसीडर करते हैं। ठीक है, एक फॉर एग्जांपल समझने के लिए कि कंसीडर कर लिया म्यूकोलाइटिक, उसी पे क्या वर्क करेंगे, अब जो उसका जो थिकनेस है उसको कम करेंगे, थिकनेस कम करेंगे, और जो उसका स्टिकीनेस है, जो उसका चिपक के रहने की वो प्रॉपर्टी है, उसको कम कर देंगे। ठीक है, जब थिकनेस कम हुआ तो जाहिर सी बात है कि स्टिकीनेस उसका कम होगा, जिससे क्या होगा कि पैसेज आप स्पुटम जो है वो ईज हो जाएगा, जो एक्सपेल आउट करने की वो है प्रक्रिया, वो तेज हो जाएगी। ये बात हो गई। इसमें एग्जाम्पल क्या है, ब्रोमेक्जिन एंड एम्ब्रोक्जेल, ये एग्जाम्पल हैं कुछ। तीसरा क्या है, म्यूकोकाइनेटिक। म्यूकोकाइनेटिक क्या है, इनेबल्स ईजियर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कफ। जो हम लोग खांसते हैं, कभी कभी क्या होता है, बहुत देर तक ऐसे खांसते रहते हैं कि स्पुटम को बाहर किसी तरीके से, जैसे ड्राई कफ है तो ठीक है, 1 2 बार 3 बार कफिंग किया फिर रिलीफ हो गया। अगर प्रोडक्टिव कफ है तो क्या हो, कभी कभी केस क्या होता है कि लोग खांसते रहते हैं, वो स्पुटम बाहर नहीं आता, तो क्या करते हैं, ईजी करते हैं वो कफ को कि एक बार में खांसा तो एक बार में एक्सपेल आउट हो जाए। म्यूको रेगुलेटर्स सप्रेस अंडरलेइंग मैकेनिज्म ऑफ म्यूकस हाइपर सिक्रीशन। क्या करते हैं, जो हाइपर सिक्रीशन ऑफ म्यूकस होता है उसको सप्रेस करते हैं। अंडरलेइंग सप्रेशन क्या करते हैं, सप्रेस अंडरलेइंग मैकेनिज्म ऑफ म्यूकस हाइपर सिक्रीशन को कम करते हैं। ठीक, ये बात हो गई डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ एक्सपेक्टोरेंट। इसके बाद बात करेंगे अब डिफरेंस बिटवीन एक्सपेक्टोरेंट एंड म्यूकोलाइटिक। जैसे आपने अभी पहले ही हमने बताया, एक्सपेक्टोरेंट क्या है, सिक्रीशन इन्हांसर है। म्यूकोलाइटिक क्या है, थिन करते हैं म्यूकस को, स्टिकीनेस को कम करते हैं। सेम चीज लिखा है, एक्सपेक्टोरेंट एंड म्यूकोलाइटिक एजेंट आर डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिकेशन, येट बोथ आर इंटेंडेड टू प्रमोट ड्रेनेज ऑफ म्यूकस फ्रॉम द लंग। दोनों का काम क्या है कि ड्रेनेज को प्रमोट करते हैं, उसके निकलने की प्रक्रिया को ईज करते हैं, आसान करते हैं। दोनों का सेम वर्क है, लेकिन दोनों का बस थोड़ा सा डिफरेंस है। एक क्या करेगा, उसके सिक्रीशन को इन्हांस करता है, दूसरा क्या करता है, उसके स्टिकीनेस को या थिकनेस को कम करता है। एन एक्सपेक्टोरेंट इंक्रीज ब्रोंकियल सिक्रीशन एंड म्यूकोलाइटिक हेल्प लूजन थिक ब्रोंकियल सिक्रीशन। क्या करता है, जो थिक ब्रोंकियल सिक्रीशन होता है उसको लूज करता है। म्यूकोलाइटिक सिक्रीशन को कौन इंक्रीज करता है, एक्सपेक्टोरेंट। वन एक्सपेक्टोरेंट इज गुआफेनिसिन, जो मोस्ट कॉमनली आप लोग देखेंगे, कोई भी आप कफ सिरप लेके आएंगे तो आपको गुआफेनिसिन, उसमें जाहिर सी बात है आपको मिल जाएगा। ठीक, ये डिफरेंस हो गया। अब इसके बाद बात करेंगे अमोनियम क्लोराइड। ये हमारा कंपाउंड है जिसको हमें पढ़ना है एक्सपेक्टोरेंट में। इसके सारे प्रिपरेशंस को, जैसे फार्मूला इसका NH4Cl होगा, मोलिकुलर वेट 53.49। अब इसको प्रिपेयर कैसे करेंगे, सबसे पहले जो एक प्रिपरेशन है, कॉमर्शियली इट इज प्रिपेयर्ड बाय न्यूट्रलाइजिंग अमोनिया विथ ESCl। क्या करेंगे, अमोनिया को न्यूट्रलाइज करेंगे ESCl के साथ। द सोल्यूशन इज इवापोरेटेड टिल क्रूड विटोरियस क्रिस्टलाइन मास ऑफ अमोनियम क्लोराइड इज ऑब्टेन। उसके बाद आप रिएक्शन देखेंगे, NH3 NHCl को हमने रिएक्ट करवाया, NH4Cl। द क्रूड साल्ट प्यूरिफाइड आइदर बाय क्रिस्टलाइजेशन और सब्लिमेशन। किसके थ्रू, क्रूड साल्ट को हम कैसे प्यूरिफाइड करेंगे, या तो क्रिस्टलाइजेशन से या फिर सब्लिमेशन से। अब
प्रॉपर्टीज देखेंगे कि अमोनियम क्लोराइड की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टीज है इट इज़ अ वाइट फाइन आर कोरस क्रिस्टलाइन पाउडर। दूसरा इट इज़ ऑर्डरलेस। थर्ड वन इट इज़ अ हैविंग कूलिंग सेलाइन टेस्ट। फोर्थ वन इट इज़ वेरी सोल्यूबल इन वाटर। इट इज़ सोल्यूबल इन ग्लिसरीन एंड एल्कोहल। वाटर ग्लिसरीन एल्कोहल में ये सोल्यूबल है। इट इज़ इनसोल्यूबल इन ईथर एंड एसीटोन। इनकी सॉल्युबिलिटी ईथर और एसीटोन में नहीं है। इट इज हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर मीन्स अगर हम इसको मॉइस्चर में रख देंगे तो क्या करेगा ये मॉइस्चर, अगर हम इसको ओपन रख दें, ठीक है, तो ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा। जैसे अगर हमने इसको ड्राई फॉर्म में रखा है ओपन इन्वायरमेंट में, मान लिया हमने इसको खुला छोड़ दिया, तो क्या करेगा ये एनवायरनमेंट से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके, ये अगर उस टाइम आपने ड्राई रखा था तो आप देखेंगे कि कुछ समय बाद आपको वेट मिलेगा। इसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं हम, हाइग्रोस्कोपिक। फ्रेशली प्रिपेयर्ड एक्वस सोल्यूशन इज न्यूट्रल टू लिटमस। क्या होते हैं फ्रेशली प्रिपेयर्ड जो सोल्यूशन होता है वो न्यूट्रल होता है लिटमस से, बट बिकम क्विकली एसिडिक ऑन स्टैंडिंग बिकॉज ऑफ हाइड्रोलिसिस। एसिडिक हो जाता है, रखने पे एसिडिक हो जाता है। क्यों एसिडिक हो जाता है? क्योंकि हाइड्रोलिसिस हो जाता है। ये रिएक्शन NH4Cl का 2H2NH4OH बनता है, हाइड्रोलिसिस आप देख रहे हैं, क्लोरीन निकल जाता है। अब इसके बाद देखेंगे अस्से कैसे करते हैं इसका। अस्से बाय यूजिंग ओल्हार्ड मेथड्स एन एक्यूरेटली वे क्वांटिटी 0.2 ग्राम ऑफ अमोनियम क्लोराइड इज डिजॉल्व इन 40 ml ऑफ वाटर। क्या करेंगे 0.2 ग्राम ऑफ NH4Cl को हम कहाँ किस में डिजॉल्व कर लेंगे, 40 ml ऑफ वाटर में डिजॉल्व करेंगे। मेक द सोल्यूशन एसिडिक बाय एडिंग 3 ml नाइट्रिक एसिड। सोल्यूशन को एसिडिक बनाएंगे किसके साथ, 3 ml नाइट्रिक एसिड ऐड करके। उसके बाद क्या ऐड करेंगे फिर 850 ml ऑफ N/10 AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट एंड 5 ml नाइट्रोबेंजीन। उसके बाद क्या करेंगे सोल्यूशन को विगोरसली सेक करेंगे। फिर क्या करते हैं लास्ट में एक्सेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट इज टाइट्रेटेड विथ N/10 अमोनियम थायोसाइनेट यूजिंग 2 ml ऑफ फेरिक अमोनियम सल्फेट एज अ इंडिकेटर। ये बात हो गई। इससे हम अस्से कर लेंगे किसका, अमोनियम क्लोराइड का। लास्ट में रिएक्शन देखते हैं अमोनियम क्लोराइड का सिल्वर नाइट्रेट के साथ क्या देता है NH4NO3 एंड AgCl देता है। ईच ml ऑफ 0.1 नॉर्मल AgNO3 इज इक्वल टू 0.00539 ग्राम ऑफ NH4Cl। क्या होता है 0.1 नॉर्मल AgNO3 किस इज इक्वल टू क्या होता है 0.05349 ग्राम ऑफ अमोनियम क्लोराइड। ये हमारा अस्से हो गया कि हम अस्से कैसे करेंगे इसका, बाय द यूजिंग ऑफ ओल्हार्ड मेथड। अब इसके बाद बात करेंगे अमोनियम क्लोराइड का स्टोरेज कैसे करते हैं, यूजेज क्या है एंड इनकम्पेटेबिलिटीज क्या है। स्टोरेज इसका इट इज स्टोर्ड इन हाईली क्लोज कंटेनर या फिर वेल क्लोज कंटेनर में हम इसको स्टोर करते हैं। यूजेज क्या है, इट इज यूज एज माइल्ड एक्सपेक्टोरेंट, इट इज यूज टू मेंटेन एसिड बेस बैलेंस इन बॉडी, यूज इन कफ प्रिपरेशन। डिफरेंस पढ़ लिया। डिफरेंस के बाद अब हम पढ़ेंगे अमोनियम क्लोराइड जो कि हमारे सिलेबस में मेंशन है। दो ही कंपाउंड हमारे सिलेबस में मेंशन है, पहला एक अमोनियम क्लोराइड एंड पोटेशियम आयोडाइड जो कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, एक्ट एज अ एक्सपेक्टोरेंट काम कर रहे हैं। हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। पहला हम पढ़ रहे हैं अमोनियम क्लोराइड जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला NH4Cl, मॉलिक्यूलर वेट होगा 53.49। इसको प्रिपेयर कैसे करेंगे, कॉमर्शियली इट इज प्रिपेयर्ड बाय न्यूट्रलाइजिंग अमोनिया विथ HCl। The solution is evaporated till crude. Vitreous crystalline mass of ammonium chloride is obtained. रिएक्शन देखें आप NH3 प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड को लेके हम जब रिएक्ट करवाते हैं NH4Cl अमोनियम क्लोराइड बनता है। क्या करते हैं फिर द क्रूड साल्ट प्यूरिफाइड करते हैं आइदर बाय क्रिस्टलाइजेशन और सब्लिमेशन, या तो क्रिस्टलाइजेशन से या फिर सब्लिमेशन से हम इसको क्या कर लेंगे प्यूरिफाइड कर लेंगे। इसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, इट इज़ अ वाइट फाइन आर कोरस क्रिस्टलाइन पाउडर, इट इज ऑर्डरलेस, ये ऑर्डरलेस होते हैं, हैविंग अ कूलिंग सेलाइन टेस्ट, इनका टेस्ट कूलिंग सेलाइन टेस्ट होता है। ये वेरी सोल्यूबल इन वाटर होते हैं, सोल्यूबल इन ग्लिसरीन एंड सोल्यूबल इन अल्कोहल होते हैं। इनकी सॉल्युबिलिटी इट इज नॉन इनसॉल्यूबल इन एसीटोन एंड ईथर में ये इनसॉल्यूबल होते हैं। इट इज हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर का मतलब जैसे हमने इसको ओपन इन्वायरमेंट में रख दिया, कुछ देर के लिए आपने
देखा कि ये ड्राई था, एकदम एकदम से ड्राई था। आपने क्या किया, इसको ओपन ऐसे ही इन्वायरमेंट में रखा, ठीक है, एटमॉस्फेयर में ऐसे ही ओपनली छोड़ दिया कुछ देर के लिए। फिर आप कुछ देर बाद देखेंगे तो क्या होगा, मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके वेट हो जाएगा, आपको क्या मिलेगा, वेट। इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। फ्रेशली प्रिपेयर्ड एक्वस सोल्यूशन इज न्यूट्रल टू लिटमस। क्या होता है, जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड होता है अमोनियम क्लोराइड, वो न्यूट्रल होता है लिटमस से, बट कुछ देर बाद क्या होता है, ये क्विकली एसिडिक ऑन स्टैंडिंग बिकॉज ऑफ हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस की वजह से क्या एसिडिक हो जाते हैं। अब रिएक्शन देखें आप, अमोनियम क्लोराइड प्लस 2H2 इज इक्वल टू NH4OH, हाइड्रोलिसिस होता है एंड क्लोरीन निकल जाते हैं। इसके बाद देखें अस्से कैसे करेंगे हम, अमोनियम क्लोराइड का अस्से कैसे करते हैं, बाय द यूजिंग ऑफ ओल्हार्ड मेथड को यूज करके हम इसका अस्से करते हैं। क्या करते हैं, एक्यूरेटली वे क्वांटिटी 0.2 ग्राम ऑफ अमोनियम क्लोराइड डिजॉल्व इन 40 ml ऑफ वाटर। क्या करेंगे, 0.2 ग्राम ऑफ अमोनियम क्लोराइड को 40 ml पानी में हम डिजॉल्व करेंगे। इसके बाद क्या करते हैं, सोल्यूशन को एसिडिक बनाते हैं। कैसे एसिडिक बनाते हैं, 3 ml नाइट्रिक एसिड ऐड करके। उसके बाद फिर फर्दर हम ऐड करते हैं 50 ml ऑफ N/10 सिल्वर नाइट्रेट एंड 5 ml नाइट्रोबेंजीन। उसके बाद क्या करते हैं, हम सोल्यूशन को विगोरसली सेक करते हैं। फिर लास्ट में क्या, एक्सेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट इज टाइट्रेटेड विथ N/10 अमोनियम थायोसाइनेट यूजिंग 2 ml ऑफ फेरिक अमोनियम सल्फेट एज इंडिकेटर। क्या करेंगे, हम टाइट्रेट करते हैं सोल्यूशन को एक्सेस सिल्वर नाइट्रेट को टाइट्रेट करते हैं किसके साथ, N/10 अमोनियम थायोसाइनेट के साथ। क्या यूज करके, 2 ml ऑफ फेरिक अमोनियम सल्फेट इंडिकेटर को लेके हम टाइट्रेट करते हैं। एक रिएक्शन देखते हैं, क्या अमोनियम क्लोराइड प्लस सिल्वर नाइट्रेट क्या देता है, अमोनियम नाइट्रेट प्लस सिल्वर क्लोराइड। ठीक, अब इसके बाद देखते हैं अस्से से क्या रिजल्ट निकल के आया। ईच ml ऑफ 0.1 AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट इज इक्वल टू क्या है, किसके बराबर है, 0.00539 ग्राम ऑफ अमोनियम क्लोराइड की। ये अस्से हो गया जिसको हमने किसके थ्रू किया, बाय ओल्हार्ड मेथड के थ्रू हमने इसका अस्से परफॉर्म किया। अब इसके बाद अमोनियम क्लोराइड के स्टोरेज के बारे में, यूजेज एंड इनकम्पेटिबिलिटीज क्या हैं वो देखेंगे। इट इज स्टोर्ड इन हाईली क्लोज कंटेनर। इसको किस में हम स्टोर करेंगे, हाईली क्लोज कंटेनर, या फिर यूं कह लें वेल क्लोज कंटेनर। यूज क्या है, इट इज यूज एज माइल्ड एक्सपेक्टोरेंट। पहले ही हमने पढ़ा कि इसको एक्सपेक्टोरेंट में पढ़ रहे हैं, तो यूज एज माइल्ड एक्सपेक्टोरेंट। इट इज यूज टू मेंटेन एसिड बेस बैलेंस इन बॉडी। आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे एक बार और, अमोनियम क्लोराइड को जब आप एंटी एसिड पढ़ेंगे वहाँ पे फिर से पढ़ेंगे, आप देखेंगे कि कैसे रोल प्ले करता है। कि एसिड बेस बैलेंस में आपने इलेक्ट्रोलाइट्स में पढ़ा होगा, आपने पहले से ही पढ़ा है कि कैसे मेंटेन करता है एसिड बेस बैलेंस इन बॉडी। यूज इन कप प्रिपरेशन जो प्रिपेयर मार्केट में अवेलेबल हैं, आपने कॉमनली जब कभी आप खरीदेंगे तो देखेंगे आपको अमोनियम क्लोराइड साल्ट उसमें पड़ा हुआ मिलेगा। अब इसकी इनकम्पेटिबिलिटी क्या है, इट इज इनकम्पेटेबल विथ अल्कली मीन्स बेस के साथ ये इनकम्पेटेबल। कार्बोनेट्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ, किसके कार्बोनेट, अल्कलाइन अर्थ के कार्बोनेट्स के साथ ये इनकम्पेटेबल हैं। एंड लेड एंड सिल्वर साल्ट, लेड और सिल्वर साल्ट के साथ ये इनकम्पेटिबिलिटी शो करते हैं। लास्ट में पढ़ेंगे हम पोटेशियम आयोडाइड। ये दूसरा कंपाउंड है जो सिलेबस में मेंशन है एज एक्सपेक्टोरेंट, जिसके बारे में हमें पढ़ना है, उसकी प्रिपरेशन, स्टोरेज एंड एक्सेट्रा। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा क्या है, मॉलिक्यूलर वेट 166। कैसे प्रिपेयर करते हैं, इट इज हैविंग नॉट लेस देन 19% ऑफ पोटेशियम आयोडाइड विच इज कैलकुलेटेड विथ रेफरेंस टू द सब्सटेंस ड्राइड टू अ कांस्टेंट वेट एट 105 डिग्री सेंटीग्रेड। प्रिपरेशन कैसे करते हैं ये देखना है आपको। इट इज प्रिपेयर्ड बाय द ट्रीटिंग अ हॉट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विथ आयोडीन इन स्लाइट एक्सेस टू फॉर्म अ मिक्सचर ऑफ पोटेशियम आयोडाइड एंड पोटेशियम आयोडेट। जैसे आप देखिए 6 पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और आयोडीन लेके जब हम इसको रिएक्ट करवाते हैं तो क्या देता है, 5 पोटेशियम आयोडाइड एंड KiO3 पोटेशियम आयोडेट प्लस 3H2। उसी पोटेशियम आयोडेट को फिर हम
3 कार्बन मॉलिक्यूल के साथ रिलेट कराते हैं, क्या मिलता है हमें? पोटेशियम आयोडाइड एंड 3 CO मॉलिक्यूल मिल जाते हैं। इसके बाद क्या करते हैं हम प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं कि प्रॉपर्टीज़ क्या है पोटेशियम आयोडाइड। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ पोटेशियम आयोडाइड। प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहली प्रॉपर्टी इसकी क्या है? ये वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होते हैं, ऑर्डरलेस होते हैं, बिटर इन टेस्ट, इनका टेस्ट बिटर होता है, सोल्यूबल इन वाटर, ग्लिसरीन एंड अल्कोहल। ये किस में सोल्यूबल होते हैं? वाटर, ग्लिसरीन एंड अल्कोहल में सोल्यूबल होते हैं। टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन, इनका टेस्ट कैसे करेंगे? आइडेंटिफिकेशन के लिए कैसे टेस्ट होंगे? इट गिव्स रिएक्शन विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पोटेशियम एंड आयोडीन। ये जो रिएक्शन देंगे वो किसके कैरेक्टरिस्टिक होंगे? पोटेशियम या आयोडीन के कैरेक्टरिस्टिक होंगे। ये होगा किसके लिए? टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन। टेस्ट फॉर प्योरिटी, इट इज टेस्टेड फॉर आर्सेनिक, कैल्शियम, बेरियम, सल्फेट, अल्कनिटी, आयोडेट, लॉस ऑन ड्राइंग, साइनाइड एंड हैवी मेटल। इन सारी चीज़ों के लिए ये टेस्ट किए जाते हैं जिससे इनकी प्योरिटी को हम पता करते हैं। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे स्टोरेज क्या है इसका, पोटेशियम आयोडाइड का स्टोर कैसे करेंगे। इट शुड बी स्टोर्ड इन अ वेल क्लोज कंटेनर, वेल क्लोज कंटेनर में स्टोर करेंगे। यूजेज क्या है? इट इज यूज एज माइल्ड एक्सपेक्टोरेंट, यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ hypothyroidism, यूज एज अ सोर्स ऑफ आयोडीन, यूज इन कप प्रिपरेशन। आपने देखा किसमें? सोर्स ऑफ आयोडीन हाइपरथायरोआयोडिज्म में यूज करते हैं। एक्सपेक्टोरेंट यूज एज ए माइल्ड एक्सपेक्टोरेंट एंड यूज इन कप प्रिपरेशन। आपने दोनों में कॉमनली देखा कि कप प्रिपरेशन में आप जब भी कभी मार्केट में देखेंगे कोई फॉर्मुलेशन तो इसमें एडेड आपको पोटेशियम आयोडाइड या अमोनियम क्लोराइड एज एक्सपेक्टोरेंट आप देखेंगे कभी जब ऑब्जर्व करेंगे आपको जनरली मिल जाएगा एज एक्सपेक्टोरेंट ऐड किए जाते हैं। ये आल्सो सोर्स ऑफ आयोडीन। लास्ट में बात करेंगे हम रेफरेंस, कुछ रेफरेंस हैं जिनको आप देख सकते हैं जिनसे आप फर्दर मैटर कलेक्ट करके मोर स्टडी कर सकते हैं। जैसे पी गुंडू राव की बुक है इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री थर्ड एडिशन, एम.एल. श्रॉफ इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, आनंद एन चटवाल की इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, जी.आर. चटवाल जो आपको ऑलरेडी प्रोवाइड किया गया होगा फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक, मोहम्मद अली की एक टेक्स्ट बुक आती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वैल्यू फर्स्ट, उसको। थैंक यू फॉर अटेंशन।